हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज हम 9th स्टैंडर्ड का साइंस का सेकंड लेसन मैटर अराउंड अस प्योर, इसका पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। आप सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए सबसे पहले लेते हैं हम फिजिकल और केमिकल चेंज की बात करेंगे बड़े सिंपल वर्ड्स में। आप उसको ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए हमारे पास एक पेपर है, एक कागज़ है, या मैग्नीशियम रिबन भी हम बुक्स में आपको लिखा मिलेगा, बट मैं एग्जांपल पेपर का ही लेता हूँ। पेपर को हमने बर्न कर दिया। क्या पेपर को जलाने के बाद वही पेपर एज इट इज आपको उससे मिल जाएगा? क्या इस चेंज को आप रिवर्स कर सकते हो? शायद आप कहेंगे सर नहीं कर सकते, उस ऐश राख से हम पेपर नहीं बना सकते। अब दूसरी बात मुझे बताइए, ये जो बर्निंग ऑफ पेपर हुआ ये टेम्परेरी चेंज था कि परमानेंट चेंज था? अगर आप दोबारा कागज बना सकते हैं राख से तो ये टेम्परेरी चेंज था, नहीं बना सकते तो ये परमानेंट चेंज था। इन्हीं सिंपल बातों के बेसिस पर हम फिजिकल और केमिकल चेंज को बड़ी इजीली समझ सकते हैं, बड़े सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात डिफरेंशिएट करेंगे फिजिकल चेंज और हम बात कर रहे हैं केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज सिंपली बिल्कुल इनको हम डिस्कस करेंगे। इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। सपोज हमने एक पेपर लिया, हमने उसको फोल्ड कर दिया, 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 3-4 बार उसको हमने फोल्ड किया, तो ये चेंज, क्या इसमें कोई नई चीज बनी? नो, कोई नई चीज नहीं बनी इसके अंदर। तो इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। बट इन केमिकल चेंज पेपर को आपने बर्न किया तो ऐश बन गई, केमिकली एक नई चीज बन गई। सो यू कैन से न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। नई चीज फिजिकल चेंज में नहीं बनती, केमिकल चेंज में नई चीज बन जाती है, जिसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी। यस, फिजिकल चेंज दे आर टेम्परेरी चेंजेस। ये टेम्परेरी चेंज है। आपने एक रबर बैंड लिया, उसको एक्सपेंड किया, जैसे ही आपने छोड़ा वो फिर वहीं आ गया, तो ये चेंज टेम्परेरी है। फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी चेंजेस। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने पेपर को बर्न कर दिया तो इट इज परमानेंट चेंज। तो ये परमानेंट चेंज है, परमानेंट चेंज है ये। दूसरा अगला अगर हम देखें, ये जो चेंजेस हैं, जैसे आपने बैलून में एयर ब्लो की, वो फूल गया, हवा जैसे ही निकली फिर वहीं आ गया, तो हम कह सकते हैं ये रिवर्सिबल चेंज है, इसको रिवर्स किया जा सकता है, रिवर्सिबल। लेकिन अगर हम केमिकल चेंज को देखें तो केमिकल चेंजेस जो है वो इरिवर्सिबल है, यानी पेपर बर्न हो गया तो ऐश से आप दोबारा पेपर नहीं बना सकते। मैंने सिंपल यस वन मोर, जो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, तो फिजिकल चेंज में प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती हैं, नाइदर फिजिकल नॉर केमिकल, बट सो नो प्रॉपर्टी चेंज या नो चेंज इन प्रॉपर्टी बट प्रॉपर्टी चेंज। इसके अंदर अगर हम देखें तो जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी, वो चेंज हो जाती हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, rusting of iron, ripening of fruits, all these are chemical changes. Blowing balloon, stretching rubber, tearing of paper, all these are physical changes. So you can easily explain physical and chemical changes. Now we are going to study different methods of separation. अब हम मेथड्स ऑफ सेपरेशन स्टडी करेंगे। बड़े इजी वर्ड्स में मैं ट्राई करूंगा कि आपको वो चीज बताई जाए कि डिफरेंट चीजों को कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग उनको कर सकते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बाद।
चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू सेपरेट शुगर एंड सैंड. The separation of these two solid substances, so both are solid, so separation of two solid substances is there. So how will you separate sugar, a mixture of sugar and sand? This separation is based on different solubilities. ये जो सेपरेशन बेस्ड है ये इस बात पर बेस्ड है कि इन दोनों की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल, शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर बट सैंड इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक टम्बलर लीजिए, आप एक बीकर ले सकते हो. इस बीकर के अंदर दोनों चीजें आपने डाल दी और फिर इसमें वाटर डाल करके इसको ग्लास रॉड से स्टिर कर दीजिए, अच्छे से डिसॉल्व कर दीजिए. अब वाटर जो आपने सॉल्वेंट लिया है उसमें दोनों चीजें डिसॉल्व्ड हैं. फिर आप इसको फिल्टर करेंगे आप. ये हमारे पास आगे चलने से पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा. ये एक फिल्टर पेपर है हमारे पास. इस फिल्टर पेपर को पहले हम सिंगल फोल्ड करते हैं. ये हमने सिंगल फोल्ड कर दिया. फिर इसको हम डबल फोल्ड करते हैं. ये हमने यहां से इसको दोबारा से फोल्ड कर दिया. अब हम इसके देयर आर 4 लेयर ऑफ इट. यू कैन सी देयर आर 4 लेयर्स ऑफ इट. 1 2 3 4. देन 3 लेयर्स एक तरफ रखिए और एक लेयर एक तरफ रखिए इन दिस. और उसके बाद ये हमारे पास ग्लास फनल है. ग्लास फनल के अंदर इस पेपर को आप ऐसे रख दीजिए. ये हमने फिल्टर पेपर ग्लास फनल के अंदर रख दिया है 3 फोल्ड. फिर इसके अंदर बीकर के अंदर ऐसे इस ग्लास फनल को रख करके आप चीजों को फिल्टर कर सकते हो. जो आपको चीज फिल्टर करनी है वो इसमें डालिए और फिल्ट्रेट जो है वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा. चलिए आगे देखते हैं. तो दोनों चीजों को जैसा मैंने बताया आपने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया. ये वाटर सॉल्युबल है, सैंड वाटर सॉल्युबल नहीं है. जब आपने इसको फिल्टर किया तो फिल्ट्रेशन के बाद आपने देखा कि बीकर के अंदर आपने देखा इसको फिल्टर किया. बिकॉज शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर, तो शुगर और वाटर यहां इकट्ठे हो जाएंगे, शुगर एंड वाटर. Because sand is not soluble in water, so it will remain here. यहां पर आपको मिलेगी क्या? सैंड, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल नहीं है. तो आपको ध्यान रखना है कि शुगर और सैंड को भी हम सेपरेट कर सकते हैं और इसके पीछे जो प्रिंसिपल है वो है देयर सॉल्युबिलिटीज आर डिफरेंट. आई थिंक इट इज क्लियर. नाउ लेट्स कम टू next one. Next is sulfur and sand. Suppose हमारे पास है sulfur and sand. हमारे पास रेत है और सल्फर है. ये भी डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटीज पर ही बेस्ड है. इन दोनों की जो सॉल्युबिलिटीज हैं वो डिफरेंट है और उसी के बेसिस पर उसी को प्रिंसिपल मानकर हम इनको सेपरेट कर सकते हैं. दिस इज सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड. सल्फर इज सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड बट सैंड इज नॉट. Sand is insoluble in carbon disulfide and sulfur is soluble in carbon disulfide. So to separate sulfur and sand, we will take carbon disulfide CH2 as solvent. Solvent के रूप में इसको लेंगे, डिसॉल्व कर लेंगे. फिर जैसे पहले हमने किया वैसे ही दोनों को डिसॉल्व करके फिल्टर करेंगे तो वाटर और सल्फर हमें फिल्टर पेपर से निकल के बीकर में मिलेंगे और फिल्टर पेपर के अंदर जो रेजिड्यू रहेगा वो रहेगा सैंड. सो प्रिंसिपल क्या है दोनों का? डिफरेंस इन देयर सॉल्युबिलिटीज. अगर इनकी सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस नहीं होता तो इस मेथड से हम इसको अलग नहीं कर पाते. तो चलिए हमने ये देख लिया है. इसके बाद हम देखते हैं सब्लिमेशन.
सब्लिमेशन क्या है वो देख लीजिए आप। You have heard ammonium chloride, you have heard naphthalene, you have heard camphor, ऐसी बहुत सी चीजें आपने सुनी हुई हैं। इनकी क्या खास बात है? नेप्थलीन बॉल्स जो कपड़ों के अंदर हम रखते हैं, जब लंबे समय तक के लिए क्लॉथ स्टोर किए जाते हैं तो उसमें नेप्थलीन बॉल्स रख दी जाती हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। इन सब की खास बात क्या है? All they are solid. ये सभी चीजें सॉलिड हैं, but they can be converted directly into vapors. सॉलिड बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है थोड़ी सी हीट मिलने पर। जरा सी हीट इसको मिलेगी सॉलिड को और तो ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। On the other hand, when you cool these vapors, if you cool these vapors, then again you will get solid. This is sublimation. Simply conversion of a solid directly into vapors on heating or conversion of vapors directly into solid on cooling. This is called sublimation. इस मेथड से हम अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन, कैम्फर जैसी चीजों को अलग कर सकते हैं क्योंकि यही सबलाइन ऑब्जेक्ट्स हैं, सबलाइन सब्सटेंसेस हैं जो सबलाइन हैं, यानी जो सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं। आई थिंक आपको सब्लिमेशन, यू कैन इजीली डिफाइन सब्लिमेशन एंड यू कैन गिव एग्जांपल्स ऑफ सबलाइन सब्सटेंसेस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू सेपरेट सबलाइन सब्सटेंसेस। तो हमारे पास है, सपोज याद रखिए बच्चों, दिस इज ए ट्राइपोड स्टैंड। इसकी 3 टांगे हैं, सो इट इज नोन एज ए ट्राइपोड स्टैंड। एंड दिस इज व्हाट? वायर गेज। ये हमारे पास वायर गेज है। ये वायर गेज हम इसके ऊपर ऐसे रखते हैं, नीचे से यहाँ स्प्रिट लैंप या गैस लैंप लेकर इसको हीट किया जाता है नीचे रखकर। ये हमारे पास है चाइना डिश। ये चाइना डिश है हमारे पास। इस चाइना डिश के अंदर जो सबलाइन और दूसरा ऑब्जेक्ट हमें सेपरेट करना है वो हम इसके अंदर लेते हैं और इसके ऊपर रखा जाता है फनल। ऐसे ये अरेंजमेंट हम देखेंगे। यहाँ कॉटन प्लग लगाया जाएगा, यहाँ से चीज को पहले हीट करेंगे, फिर वो यहाँ करके कूल हो जाएगी, यहाँ कॉटन प्लग लगा दिया जाएगा। तो ये अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार का प्रैक्टिकली रहेगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलिए इसको हम समझते हैं। ये जरूर पता रखिए, आपको ट्राइपोड स्टैंड, वायर गेज, चाइना डिश और फनल, बीकर, फ्लास्क डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो ये जैसे मैंने आपको बताया ये बीकर है। अगर हम आगे देखते हैं हाउ टू सेपरेट, सपोज वी हैव ए मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम क्लोराइड। ये दोनों चीजों का मिक्सचर हमारे पास है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि जो अमोनियम क्लोराइड है ये एक सबलाइन सब्सटेंस है। ये एक ऐसा सॉलिड है जिसको हम डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर वेपर को फिर सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज ये हमारे पास ये वायर गेज हमने लिया, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, ये वायर गेज है। ये वायर गेज हमने लिया। वायर गेज के नीचे जैसे मैंने अभी आपको दिखाया तो ये ट्राइपोड स्टैंड है, ये ट्राइपोड स्टैंड है। यहां से और इसके ऊपर जो हमने रखी है ये क्या है? चाइना डिश। ये वायर गेज है और ये ट्राइपोड स्टैंड है, ये चाइना डिश है और इसके अंदर हमने इन दोनों का मिक्सचर लिया हुआ है, यानी अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड इसमें हमने लिया हुआ है। फिर इसके ऊपर हमने इन्वर्ट कर रखी है, यानी उल्टी रखी हुई है फनल को हमने इस पे उल्टा रखा हुआ है और यहाँ पे हमने फनल के ऊपर लगा दिया है कॉटन। ये इन्वर्टेड फनल है, फनल को हमने उल्टा करके रखा हुआ है और यहाँ पे इसके माउथ को हमने क्लोज कर रखा है कॉटन से हमने क्लोज कर रखा है। When you will heat the mixture of ammonium chloride and sodium chloride, you know, जरा सा हीट करते ही ये सबलाइन सब्सटेंस है, ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा।
वेपर्स यहां से ऊपर जाएंगे, यहां जाकर के वेपर्स कूल हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, और हम जानते हैं कि सबलाइम सब्सटेंस के वेपर ठंडे होकर दोबारा सॉलिड बना देते हैं। तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि यहां पर क्या डिपॉजिट हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, और यहां नीचे रह जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो इस टेक्निक से, इसको हम सब्लिमेशन बोलेंगे, इससे हम अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ये है सब्लिमेशन टेक्निक। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। लेट्स कम टू नेक्स्ट वन। इसके बाद हम नेक्स्ट पर आते हैं। चलिए, सब्लिमेशन के बाद एक एक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। सब्लिमेशन हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे आयरन एंड सल्फर। हाउ टू सेपरेट आयरन एंड सल्फर। इजी वन। सपोज ये हमारे पास कोई ट्रे है, ये ट्रे हमने ली और इसके अंदर हमने दोनों चीजों को मिक्स कर लिया है। ये दोनों चीजें हमारे पास मिक्स हैं। आयरन पीसेस, जिनको हम आयरन फिलिंग्स भी कह सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े आयरन के, और सल्फर। एंड यू विल यूज ए मैग्नेट फॉर दिस पर्पस। आप जानते हैं आयरन मैग्नेटिक है, मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन मैग्नेट सल्फर को अट्रैक्ट नहीं करेगा। सो यूजिंग ए मैग्नेट, any type of magnet, you can easily separate the iron fillings. तो easy one, आप आयरन आप उसमें घुमाइए, वो जो मैग्नेट घुमाइए, मैग्नेट आयरन पीसेस को कलेक्ट कर लेगा और इजीली आप सेपरेट कर सकते हो। तो हाउ कैन यू सेपरेट आयरन एंड सल्फर? विद द हेल्प ऑफ ए मैग्नेट। आई थिंक इट इज आल्सो क्लियर। कम टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन, एज आई टोल्ड यू, filtration. I have already explained the process of filtration. Let me explain once again. This is what? A funnel, and this is what? A filter paper. आप फिर से देख लीजिए एक बार। ये हमारे पास फिल्टर पेपर है। फर्स्ट फोल्ड डबल कीजिए, देन सेकंड फोल्ड ऐसे कीजिए, फिर इसकी 3 लेयर्स एक तरफ रखेंगे और 1 लेयर एक तरफ रखेंगे। ऐसे आप इसको फनल के अंदर रखिए। फनल के अंदर आपने ऐसे इसको रख दिया है, और फिर फनल को आप बीकर में ऐसे आप फिल्टर कर सकते हो। जो चीज फिल्टर हो जाएगी वो बीकर में चली जाएगी, और जो चीज फिल्टर नहीं होगी वो रेजिड्यू के रूप में इस फिल्टर पेपर में रह जाएगी, रेजिड्यू के रूप में। तो फिल्ट्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। इस मेथड में एक लिक्विड को, जिसमें सेमी सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड फॉर्म में हो, उसको स्पिन किया जाता है मशीन से भी, या पहले हम जैसे मैनुअली करते थे दूध को या कर्ड को, जैसे हम ऐसे स्पिन करते हैं। तो इसमें एक लिक्विड की, एक ऐसा लिक्विड जिसमें कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, उसकी स्पिनिंग की जाती है, स्पीडली उसको घुमाया जाता है मशीन से, या मैनुअली उसको घुमाया जाता है मशीन से जनरली, या कोई हम डिवाइस यूज करते थे पहले के टाइम में, आजकल तो मशीन से हमारे पास, तो वो उसको घुमाती है। जब वो उसको घुमाती है तो जनरली जो हैवी पार्टिकल्स हैं, दे सेटल डाउन एट द बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल्स कम ऑन द सरफेस। जैसे हम दूध, मक्खन निकालते हैं तो उसमें स्पिनिंग होती है मिल्क की मशीन से, और जो बटर है वो सरफेस पर आ जाता है। क्यों आ जाता है? यहाँ पर हमें डेंसिटी या देखना पड़ेगा कि जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो स्पिनिंग की वजह से सरफेस पर आ जाते हैं, ये सरफेस पर आ जाएंगे, और जो हैवी पार्टिकल्स जो हैं वो सेडिमेंट हो जाएंगे, यानी वो नीचे उसकी लेयर अलग बन जाएगी। दे विल सेडिमेंट, यू कैन से सेडिमेंट बिल्कुल तो नहीं करते हैं, बट 2 लेयर आप
कह सकते हैं बन जाती है, एक अपर एक लोअर। तो मेन प्रिंसिपल इस पर क्या काम कर रहा है कि स्पिनिंग की वजह से लाइटर पार्टिकल्स कम ऑन द सरफेस एंड हैवियर पार्टिकल्स रिमेन एट द बॉटम साइड। तो जो हल्की चीजें हैं ये सेंट्रीफ्यूगेशन है, जो जिससे हम मक्खन जो है वो दूध से, दही से आप कह सकते हैं अलग करते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन है जिसको आप समझ सकते हो। प्रिंसिपल जरूर ध्यान रखिए कि इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, कौन सी चीज सेंट्रीफ्यूगेशन पर बेस्ड है, कौन सी चीज किस टेक्निक पर बेस्ड है। नेक्स्ट हमारे पास है इवापोरेशन। इवापोरेशन, व्हाट इज इवापोरेशन? कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग। अगर आप हीट करके लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट कर देते हो तो ये इवापोरेशन है। जो नमक हम लोग घर में खाते हैं वो नमक इवापोरेशन से ही तैयार किया जाता है। सी वाटर है, सपोज सी वाटर हीट होता है सनलाइट में या आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं। तो सी वाटर, जब वाटर इवापोरेट हो जाता है और सॉल्ट NaCl वो हमारे पास रह जाता है। बाद में उसको डिफरेंट प्रोसेस से गुजार के प्योरीफाई करते हैं, आयोडाइज्ड उसको किया जाता है पोटेशियम आयोडेट डालकर। तो इवापोरेशन इज सिंपल प्रोसेस and we have already discussed this topic in our previous videos, so मैं इसको exaggerate नहीं करूंगा अभी। तो इवापोरेशन, बस मैं इतना ही इवापोरेशन के बारे में अभी बताऊंगा। इवापोरेशन कॉज कूलिंग आल्सो वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखिए आगे देखिए, अगली जो टेक्निक हमारे पास है वो है क्रिस्टलाइजेशन। मान लीजिए ये हमारे पास इम्प्योर कॉपर सल्फेट है, हम इससे प्योर कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल्स जो है वो बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ये आपने ट्राइपोड स्टैंड आपने लिया है, इसके ऊपर आपने ये वायर गेज जो है वो आपने रखा है, ट्राइपोड स्टैंड वायर गेज या गॉज सम पीपल से, एंड इसके ऊपर देन यू विल टेक व्हाट, ए बीकर। This beaker contain what? Water. You will heat this. ये बीकर है हमारे पास और बीकर के अंदर जो है it contains water हमारे पास है। Then you will put a China dish over it. आप इसके ऊपर आपने रखी है क्या? China dish, और China dish के अंदर आपने लिया हुआ है impure copper sulfate। ये हमारे पास impure CuSO4 इसके अंदर है। तो ये ध्यान रखिए कि जो कॉपर इम्प्योर कॉपर सल्फेट है उसको आपने स्टीम से हीट करना है, उसको आपने डायरेक्टली हीट नहीं करना है। आप इसको डायरेक्टली हीट नहीं करेंगे, स्टीम से हीट करेंगे। आफ्टर some time you will heat it and then you will cool it. When you will cool it, then you will see some crystals of pure copper sulfate in China dish. These are what? Crystals. This is crystallization of, in this way you can get crystals, दाने हम छोटे छोटे किसके? कॉपर सल्फेट के। This is pure copper sulfate which is prepared from impure copper sulfate and this whole process is known as crystallization. After discussing crystallization, let's move to next one. Next जो हमारे पास है crystallization के बाद वो हमारे पास है क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी। यू कैन से क्रोमेटोग्राफी, दिस इज ए टेक्निक यूजिंग विच यू कैन सेपरेट टू और मोर सॉलिड्स फ्रॉम ए सॉल्वेंट और फ्रॉम ए लिक्विड। ये एक ऐसी टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी या पेपर क्रोमेटोग्राफी में डिस्कस करूंगा आपसे, जिसमें आप दो या दो से ज्यादा जो लिक्विड्स हैं किसी सॉल्वेंट में या किसी सॉल्यूशन में उनको आप सेपरेट कर सकते हो। दिस इज आल्सो नोन एज पेपर क्रोमेटोग्राफी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये हम दिस इज ए पीस ऑफ फिल्टर पेपर। ये हमारे पास एक फिल्टर पेपर है। आप इसके नीचे से यहां पर आप पेंसिल मार्क लगाइए ऐसे, ये टिप है, ये फिल्टर पेपर है। ध्यान रखिए ये है फिल्टर पेपर का पीस इस तरीके का। यहां पर आप एक इंक, कोई भी जो इंक है
इंक एक प्रकार के मिक्सचर ऑफ डाइज होती है। इंक में कोई एक डाई नहीं होती, एक कलर नहीं होता है, उसमें कई सारे कलर्स होते हैं। तो वहां उसका एक डॉट आप डाल दीजिए, ये पेंसिल मार्क लगाकर यहां एक डॉट डाल दीजिए। फिर इसको आप किसी फ्लास्क में या किसी भी तरीके से या मेजरिंग सिलेंडर में कर सकते हो। सपोज ये हमारे पास एक मेजरिंग सिलेंडर है, इस मेजरिंग सिलेंडर में हमने थोड़ा सा यहां पर क्या लिया है, वाटर, ये वाटर है, और इसके यही फिल्टर पेपर यहां पर आपने इसमें लटका दिया है कुछ इस प्रकार से। ये वही फिल्टर पेपर है जिस पर आपने इंक ब्लॉट डाला हुआ है, ये रहा। ध्यान रखिए इसकी जरा सी टिप वाटर को टच करे ताकि ये थोड़ा सा वाटर एब्जॉर्ब कर सके। अब ध्यान रखिए जो आपने इंक डाली है, इधर देखिए, जो आपने इंक डाली है इसमें कई डाई हैं, मेनी डाइज आर देयर, मेनी डाई, इसमें कई सारी डाई हैं, कलर हैं, अलग अलग सॉलिड है। अब देखिए मान लीजिए इसमें 3 डाई है, 1 2 3, 3 डाई है मान लो इस इंक के अंदर, तो क्या आप मानेंगे कि तीनों डाई की जो सॉल्युबिलिटी है क्या वो एक जैसी है या वो अलग अलग है? आप बिल्कुल ये मानेंगे कि इन डाइज की जो सॉल्युबिलिटी है वो एक तो डेफिनेटली नहीं होगी, थोड़ा डिफरेंस उसके अंदर होगा। तो क्रोमेटोग्राफी वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटीज। सॉल्युबिलिटीज में डिफरेंस है तो आप कुछ समय के बाद इस पेपर पर अलग अलग डॉट्स देखेंगे। ये क्या दिखाते हैं कि दिस पर्टिकुलर डाई जो हमने यहां यूज की थी वो 3 सॉलिड डाइज की बनी हुई है, और उन तीनों डाइज के कलर आपको इसमें अलग अलग नजर आएंगे, ये डिफरेंट कलर नजर आएंगे। ये डिफरेंट क्यों आए पेपर पर? बिकॉज देयर सॉल्युबिलिटीज वर डिफरेंट। ये पेपर क्रोमेटोग्राफी है जिसका टेक्निक आजकल फॉरेंसिक साइंस और बहुत सारी इंपॉर्टेंट जगह पर किया जाता है। तो ये जरूर याद रखिए, प्रिंसिपल आपको जरूर पता होना चाहिए कि किस बेसिस पे ये चीज अलग हुई है, तो क्यों हुई है, क्या है। तो एक मिक्सचर ऑफ डाइज है, सबकी सॉल्युबिलिटी अलग है, तो सॉल्युबिलिटी अलग होने की वजह से ये अलग अलग हमें अपीयर हो रही है, दिखाई दे रही है। ये हमारे पास है क्रोमेटोग्राफी। चलिए क्रोमेटोग्राफी के बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा अगली प्रोसेस। टुडे इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू फिनिश दिस लेसन बिकॉज दिस इज द थर्ड पार्ट, वी शुड नॉट एक्सेजरेट। अगला हमारे पास है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन, this is the process by which you can heat a liquid to get again in purest form। जैसे डिस्टिल्ड वाटर आपने सुना होगा, डिस्टिल्ड वाटर कैसे तैयार किया जाता है, वही प्रोसेस डिस्टिलेशन हमारे पास है। सपोज ये, इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हो, मान लो हमारे पास हमने ये फ्लास्क ले लिया, दिस इज राउंड, दिस इज ए फ्लास्क, सपोज ये हमने फ्लास्क लिया, ये वायर गेज इसके नीचे है, वायर गेज, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, हमने यहां पर इस ये वाटर हमने लिया हुआ, सपोज दिस इज इम्प्योर वाटर, ये हमारे पास इम्प्योर वाटर है, इस ये फ्लास्क है याद रखिएगा, इससे हमने जोड़ा हुआ है कंडेंसर, कंडेंसर हमने इससे जुड़ा हुआ है। सपोज ये क्लोज कर दिया, ये हमारा कंडेंसर है, कंडेंसर वाटर कंडेंसर हो सकते हैं, इसमें आप कूल वाटर, यहाँ कूल वाटर ठंडा पानी आप इसके साइड में फिल करके रखेंगे जो इस ट्यूब को कूल करेगा, जो इस ट्यूब को, तो यहाँ पर आप रख दीजिए एक, ये हमारे पास एक बीकर, याद रखिए बीकर है, ये फ्लास्क है, ये वायर गेज ट्राइपॉड स्टैंड हीट करेंगे, ये कंडेंसर है, कंडेंसर जो कूल करेगा। जब आप इम्प्योर वाटर को हीट करेंगे, हीट करने पर ये वाटर वेपर्स बनाएगा, वेपर्स यहाँ जाएंगे, यहाँ जब वेपर्स जाएंगे तो कंडेंसर उन वाटर वेपर्स को कूल कर देगा, ठंडा कर देगा, और वो जो वाटर है, फिर वो जो वेपर्स हैं ठंडे होकर दोबारा वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएंगे और ये वाटर इसमें कलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ जो आपको मिला वो प्योर वाटर है, इम्प्योरिटी इवापोरेट नहीं होंगी, वो यहीं रह जाएंगी, प्योर वाटर वहां चला जाएगा, प्योर वाटर, एंड दिस वाटर इज आल्सो कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर।
क्योंकि ये डिस्टिलेशन से बनाया गया है एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन। तो इसके पीछे जो प्रिंसिपल है वो जरूर आपको समझ में आया होगा कि क्या है डिस्टिलेशन। लेट्स प्रोसीड फर्दर, आगे चलते हैं और इसके बाद हम देख रहे हैं अगला टॉपिक, सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। मान लीजिए हमारे पास दो सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स देखेंगे, अब तक सॉलिड हमने ज्यादा देखे हैं, अब दो लिक्विड्स हम देख रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास कैरोसिन या घासलेट के नाम से जिसको जानते हैं, कैरोसिन हमारे पास है और सपोज वाटर हमारे पास है, कैरोसिन एंड वाटर। तो हाउ कैन यू सेपरेट बोथ आर लिक्विड्स? तो टू सेपरेट these two liquids you can use separating funnel। आप इसके लिए separating funnel का इस्तेमाल करेंगे। separating funnel, आप इसके लिए separating funnel का यूज करेंगे। separating funnel कुछ इस प्रकार की है, जरा सा आपको आइडिया देता हूं। ये सपोज separating funnel है, यहां पर अगर आप देखें तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, कैरोसिन इज लाइटर, ये हल्का है एंड इट इज कंपैरेटिवली हेवियर। पानी जो है वो हैवी है कैरोसिन से। तो जब आप दोनों को मिक्स करेंगे, मिक्स करके आप सेपरेटिंग फनल में डालेंगे, यहां इसमें है एक हमारे पास स्टॉप कॉर्क, जिससे आप इस लिक्विड को चला सकते हैं या बंद कर सकते हैं। नीचे आपने रख दिया है ये बीकर, ये हमारे पास सेपरेटिंग फनल है, ये स्टॉप कॉर्क है, ये बीकर है। सेपरेटिंग फनल, स्टॉप कॉर्क, बीकर, आपने दोनों को मिक्स करके इसमें डाल दिया है। लेकिन आप जानते हैं वाटर जो है वो हैवी है और कैरोसिन जो है वो कंपैरेटिवली हल्का है, लाइटर है। जब आप इसमें डालेंगे तो यहाँ पर टू लेयर्स बन जाएंगी। नीचे पानी हैवी है तो यहाँ नीचे आ जाएगा वाटर, और क्योंकि ये हल्का है तो ये रह जाएगा ऊपर। तो अपने आप ऑटोमेटिकली दो लेयर, यहाँ क्या आ गया वाटर क्योंकि ये हैवी है, यहाँ क्या आ गया कैरोसिन, सॉरी जो हाँ यस ऑफ कोर्स, वाटर हैवी है तो नीचे आ गया है, कैरोसिन हल्का है तो वो ऊपर रह गया। डेफिनेटली हैवी चीज नीचे आएगी, हल्की चीज ऊपर रहेगी। अब आप क्या सिंपल क्या करेंगे, स्टॉप कॉर्क को ओपन करिए और ध्यान रखिए ये धीरे धीरे नीचे आएगा, वाटर इसमें कलेक्ट होता रहेगा। जैसे ही सारा वाटर निकल जाए आप स्टॉप कॉर्क को बंद कर दीजिए। तो यू कैन इजीली सेपरेट कैरोसिन एंड वाटर यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल। प्रिंसिपल किसने काम किया? जो हमें देखना पड़ेगा, इसमें दो जो मिक्सचर होते हैं वो दोनों जो है एक जैसे नहीं हो सकते, उसमें से एक डेफिनेटली लाइट होगा, दूसरा हैवी होगा। तो हैवी पहले आप सेपरेट कर सकते हो यूजिंग सेपरेटिंग फनल। आई थिंक इट इज आल्सो क्लियर। लेट्स कम टू नेक्स्ट वन। अब हम इसके बाद नेक्स्ट पर आ रहे हैं और नेक्स्ट है हमारे पास सेपरेटिंग फनल के बाद हाउ टू सेपरेट एल्कोहल। लुक हियर, एल्कोहल एंड वाटर। एल्कोहल को हम इथाइल एल्कोहल भी कहते हैं या आम भाषा में ये शराब है एल्कोहल। अगर हम एल्कोहल इनसॉल्युबल इन वाटर, आप दोनों को डिसॉल्व कर ली, यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाती है, तो हाउ कैन यू सेपरेट देम? और अगर सेपरेट कर सकते हैं तो इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है? लगभग वही है। आप देखिए ये हमने लिया सबसे पहले एक फ्लास्क, ये सपोज दिस इज ए फ्लास्क। फ्लास्क को हम यहाँ पर इसमें हमने मिक्सर ले लिया, अल्कोहल प्लस वाटर, अल्कोहल और वाटर को इसमें ले लिया, इसको हमने वायर बेस पर रखा हुआ है। ये ट्राइपोड स्टैंड है, ट्राइपोड स्टैंड, इससे हम हीट करेंगे, यहाँ हीट करेंगे इसको। उसके बाद इसके साथ हमने लगाया हुआ है कंडेंसर, इसके साथ हमने कंडेंसर लगाया हुआ है और ये कंडेंसर है। तो आप यहां देखेंगे या इसके लिए थोड़ा सा जो हमारा फ्लास्क है वो थोड़ा सा हमें बड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहां पर आप क्या देखेंगे, जनरली ये कंडेंसर है जो कूल करने का काम करता है। तो यहां पर
अगर हम देखें इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस है। अगर हम एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो वो 78 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस है। यानी आप जरा सा हीट करेंगे तो सबसे पहले इवापोरेट ज्यादा क्या होगा, इवापोरेट सबसे पहले होगी एल्कोहल, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली कम है। इसमें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम का भी यूज कर सकते हैं, जनरली जो किया जाता है पेट्रोल वगैरह के लिए, ताकि चीजों को बिल्कुल अच्छे से सेपरेट किया जा सके। तो यहां पर हम कुछ ये तो हर सिंप्लीफाई कर रहा हूं बस उस चीज को। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ये इसके पहले वेपर्स बनेंगे, पहले वेपर्स जाएंगे कंडेंसर में, कंडेंसर उनको कूल कर देगा और यहाँ वेपर्स बन गया ये एल्कोहल, यहाँ वो वेपर्स ठंडे हुए, ठंडे हो गए फिर एल्कोहल बन गई। तो व्हाट यू विल गेट हियर, यू विल गेट एल्कोहल। ये थोड़ा मैंने सिंप्लीफाई जरूर किया है आप लोगों के लिए। तो जो एल्कोहल और वाटर को हमने सेपरेट किया उसके पीछे सिंपल प्रिंसिपल क्या है, डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब याद रखिए जैसे पेट्रोल में भाई पेट्रोलियम गैस है, डीजल है, केरोसिन है, वो बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है। तो कैसे उस सारी चीजें एक ही क्रूड ऑयल से निकलती हैं, कैसे सेपरेट करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। अब ये हमें पता चल गया जिस चीज का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है वो उस ट्यूब में सबसे ऊपर जाएगी और कंडेंस होकर सेपरेट हो जाएगी। जिस चीज का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है वो उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ट्यूब में सबसे नीचे कंडेंस होगी और हमें सबसे नीचे मिल जाएगी। इस प्रकार कई चीजों के जो मिक्सचर हैं उनके फ्रैक्शंस को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के द्वारा अलग कर सकते हैं या मेथड से अलग कर सकते हैं। और इसके पीछे जो प्रिंसिपल है वो है डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। यस, मैंने थोड़ा सा स्पीडली इसको करवाया है बट कोशिश की है कि आपको समझ में आए। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव ए गुड डे।